हेलो गाइस। आज हम लोग अपनी क्लास में हर्से ब्लैंचर्ड कंटिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास पर हम लोगों ने कंटिजेंसी या सिचुएशनल मॉडल के अंतर्गत हम लोगों ने जिस मॉडल के बारे में चर्चा की, ये मॉडल उसी मॉडल से रिलेटेड है। हम लोगों ने लास्ट क्लास पर जो मॉडल डिस्कस किया, उस मॉडल में 3 वेरिएबल्स थे। बेसिकली हमारा जो मॉडल था वो था फीडलर मॉडल। अब फीडलर मॉडल में 3 वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात हुई थी, जहां पर लीडरशिप स्टाइल 2 भागों में बटी हुई थी। हमारी टास्क बिहेवियर और हमारा जो रिलेशनशिप बिहेवियर है उसको लेकर के बटी हुई थी। टास्क बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जहां पर एक जो लीडर होता है या जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देता है या गाइडेंस देता है। और जो रिलेशनशिप बिहेवियर होता है, वो रिलेशनशिप बिहेवियर मैनेजर या जो लीडर है और उसके एम्प्लॉयज के बीच या उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच के इंटरपर्सनल रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वहां पर हम लोगों ने सिचुएशनल वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, जहां पर सिचुएशनल वेरिएबल्स में 3 सब वेरिएबल्स थे। लीडर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, टास्क स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और लीडर पोजीशन पावर के बारे में। तो ये मॉडल भी सिचुएशनल मॉडल या कंटिजेंसी मॉडल परिवार का ही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है। तो आज हम लोग हर्से ब्लैंचर्ड कंटिजेंसी मॉडल या सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये जो मॉडल आया है, ये मॉडल 1969 में आया, जबकि वो 67 में था। और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं। तो ध्यान रखें कि ये जो हमारा हर्से ब्लैंचर्ड मॉडल है, इसे लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस सिद्धांत पर आते हैं या इस मॉडल को समझते हैं जरा। ये मॉडल भी बेसिकली 3 चीजों पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। पहला वही लीडरशिप स्टाइल, दूसरा यहां पर सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी है, सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी लेवल, या इसी को हम लोग कहीं कहीं पर इसको परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, और फिर तीसरा जो है इनके बीच का इंटरैक्शन या इनके बीच की रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल एंड मैच्योरिटी, यानी इन दोनों के बीच की। तो इन्हीं 3 बेसिक एलिमेंट पर भी ये मॉडल काम करता है। जिस तरीके से हमारा
फिडलर मॉडल ने काम किया था। वहां पर 3 चीजें क्या थी, वहां पर भी ये कॉमन वेरिएबल है, वहां पर भी लीडरशिप स्टाइल थी, लेकिन वहां पर यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी लेवल है, वहां पर सिचुएशनल वेरिएबल्स थे। और फिर तीसरा वहां पर भी इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप थी, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है। तो अब हम जरा एक एक को यहाँ पर पढ़ते हैं। लीडरशिप स्टाइल को जब उन्होंने मेजर किया गया तो यहाँ पर भी लीडरशिप स्टाइल के 2 पार्ट ही बताए गए। यहाँ पर भी एक हमारा यानी जो लीडरशिप है, 2 बिहेवियर यहाँ पर भी हैं जैसे हमारे फिडलर मॉडल में थे। पहला हमारा क्या है, टास्क बिहेवियर है, या इसी को हम डायरेक्टिव बिहेवियर भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारा रिलेशनशिप बिहेवियर है, या इसी को हम लोग सपोर्टिव बिहेवियर भी कह सकते हैं। अब टास्क बिहेवियर या सपोर्टिव डायरेक्टिव बिहेवियर्स का मतलब हम लोगों ने क्या किया, यानी ये क्या है, ये है एक तरीके के हमारा अमाउंट ऑफ गाइडेंस और डायरेक्शन गिवन बाय लीडर या मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट्स। अर्थात एक मैनेजर या एक नेता अपने अनुयायियों को या अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने कर्मचारियों को जिस मात्रा में निर्देशन देता है या आदेश देता है, उस मात्रा को ही हम यहाँ पर टास्क बिहेवियर, कई दफा इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा पहले भी कर ली है। और रिलेशनशिप बिहेवियर या सपोर्टिव बिहेवियर क्या है यहाँ पर, ये है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर और मैनेजर, लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स। तो उनके बीच जो अंतरवैयक्तिक संबंध होते हैं, अंतरवैयक्तिक मानवीय संबंध होते हैं नेता और कर्मचारियों के बीच, उसको ही हम सपोर्टिव बिहेवियर या रिलेशनशिप बिहेवियर कहते हैं। और जिस मात्रा में एक नेता या लीडर अपने कर्मचारियों को या अपने अधीनस्थों को आदेश देता है या उनको परामर्श देता है या निर्देश देता है, तो उस परामर्श, निर्देश और आदेश देने की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, उसे ही हम टास्क बिहेवियर या डायरेक्टिव बिहेवियर ऑफ लीडरशिप कहते हैं। तो बेसिकली लीडरशिप को जब देखा गया तो लीडरशिप 2 भागों में बटी है, एक टास्क बिहेवियर या डायरेक्टिव बिहेवियर के फॉर्म में, एक रिलेशनशिप बिहेवियर या सपोर्टिव बिहेवियर के फॉर्म में। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है लगभग फिडलर मॉडल जैसा ही है, इसमें कुछ विशेष अलग नहीं है। हाँ, अब हम इस मॉडल के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पर है वो है सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी लेवल। सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी लेवल, या इसी को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल भी कहते हैं। परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल। अब परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल क्या है, ये वेरिएबल्स को 2 भागों में बांटा गया।
एक यहां पर इस मैच्योरिटी को हम जॉब मैच्योरिटी कहते हैं, और दूसरे को साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। यानी जो अधीनस्थ परिपक्वता है, इस अधीनस्थ परिपक्वता को दो भागों में बांटा गया, एक हमारा कार्य परिपक्वता, एक मनोवैज्ञानिक परिपक्वता। जॉब मैच्योरिटी का मतलब है, अगर हम इसको डाइवर्सिफाई करें तो यहां पर दो चीजें निकल करके आती हैं। किसी भी जॉब मैच्योरिटी में दो चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला है यहां पर एबिलिटी, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसको जॉब मैच्योरिटी को हम कंसीडर कर सकते हैं एबिलिटी से। एबिलिटी से, और एबिलिटी जो कंसीडर होती है वो दो रेफरेंस में होती है, एक तो नॉलेज से और दूसरा स्किल्स से। यहां पर ये हमारी जॉब मैच्योरिटी की, यानी किसी भी एबिलिटी या नॉलेज या स्किल ऑफ इंडिविजुअल या किसी एक सबऑर्डिनेट्स की। अब यहां पर साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब हम यहां पर कह सकते हैं विलिंगनेस। विलिंगनेस कह सकते हैं, या इसी को हम लोग यहां पर, अब विलिंगनेस जो हो सकती है वो दो रेफरेंस में हो सकती है। एक तो हमारा कॉन्फिडेंस, फिर यहां पर कमिटमेंट, ठीक है, दूसरा यहां पर पेशेंस। तमाम सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं। तो सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी को यहां पर, सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी से तात्पर्य उन सभी पहलुओं से है, बेसिकली उन किसी भी कर्मचारी की, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी या परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, तो परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल से तात्पर्य किसी भी कर्मचारी की जॉब मैच्योरिटी या उसकी साइकोलॉजिकल जॉब मैच्योरिटी एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी से है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी एंड विलिंगनेस लेवल से है, यहाँ पर कि उसकी विल पावर क्या है या उसका कमिटमेंट कितना है अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने। तो उसकी योग्यता, जब हम योग्यता की बात करते हैं तो वहां पर उसके नॉलेज और उसके कौशल की बात की जाती है, और जब हम मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के अंतर्गत बात करते हैं तो हम वहां पर उसका कमिटमेंट देखते हैं कि उसका कमिटमेंट कितना है। अब कमिटमेंट किसके प्रति, उसके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति, उसके अपने दायित्व के प्रति, या उसका आत्मविश्वास कितना है अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के संदर्भ में। तो अब यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल हैं, अब ये लो हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं, ये भी लो हो सकते हैं, हाई, यानी एक व्यक्ति के अंदर हाई एबिलिटी भी हो सकती है, लो एबिलिटी भी हो सकती है। एबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर जो भी वो काम कर रहा है उससे संबंधित उसके पास नॉलेज कितना है और उसके पास उसके संबंधित कितनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है या स्किल्स क्या है। नॉलेज एंड स्किल्स यानी यहाँ हेड डोमेन्स की बात की जा रही है, यहाँ हेड, और यहाँ पर हैंड की बात की जा रही है। और यहाँ पर जब हम विलिंगनेस की बात या साइकोलॉजिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर बाय हार्ट वो कितना है। तो एक तरीके से ये तीनों चीजें हैं। यहाँ पर एबिलिटी में दो चीजें जोड़ दी गई, नॉलेज एंड स्किल्स जोड़ दिया गया। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता का मतलब है जो चीजें अनुभव के आधार पर आती है। अब अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड होगा, काफी अनुभवी होगा, उसकी जाहिर सी बात है जॉब मैच्योरिटी, यानी किसी व्यक्ति ने 10 साल काम किया तो उसकी जॉब मैच्योरिटी ज्यादा होगी, और किसी व्यक्ति ने अभी जॉब की है तो उसकी जॉब मैच्योरिटी हो सकता है कम, क्योंकि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है बट अभी ज्यादातर उसको संस्थानों में काम करने का, या जिस संस्था में वो काम करने आया है उस संस्था की कार्य प्रणालियों का उसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि एक टीचर है किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में, वो 40 साल से पढ़ रहा तो उसकी जॉब मैच्योरिटी बहुत हाई होगी। फिर
तो इसका संबंध एक्सपीरियंस से है, अनुभव से है। अनुभव के आधार पर अगर उसने सेमिनार्स किए हैं, अगर कम्युनिटी प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो उसमें स्किल भी अभी होगी, काफी अपडेटेड होगा। फिर दूसरा है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, जहां पर हम इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसका टेम्परामेंट की बात करते हैं कि उसका टेम्परामेंट कितना है। अब इसका संबंध अनुभव से नहीं है। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी जो होती है वो कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की वो अनुभव से नहीं आती है। हाँ, थोड़ा बहुत तो अनुभव का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये उसमें उसकी पर्सनालिटी का संबंध होता है। बहुत सारे लोग कम अनुभवी होते हैं लेकिन बहुत साइकोलॉजिकल मैच्योर होते हैं, अर्थात उनमें बहुत सेंसिटिविटी होती, बहुत जवाबदेही होती, बहुत अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति 30 साल का अनुभव रखता है लेकिन उसके बावजूद भी वो ना तो सिंसियर होता है, ना अपने दायित्वों के प्रति बहुत जवाबदेही होता, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं है। अब जाहिर सी बात है इन दोनों मैच्योरिटी का लीडरशिप के साथ संबंध है। आप एक बात समझ लें कि जो व्यक्ति साइकोलॉजिकली मैच्योर्ड होता है उसको किसी भी उसके साथ संबंध बनाने की, उसको कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही इनिशिएटिव लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जॉब मैच्योरिटी कम है तो फिर उसको आपको बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है, स्किल नहीं है। तो वहां पर लीडर का काम क्या है? अब एक कर्मचारी ऐसा है जिसकी जॉब मैच्योरिटी हाई है तो उसे काम नहीं सिखाना पड़ेगा, उसके साथ आप प्यार से बात करिए, उसको एक अपने विश्वास में लीजिए, बाकी उसको काम करने की सारी प्रक्रियाएं पता है। लेकिन एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसमें जॉब मैच्योरिटी तो है बट साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं है, तो वो अपने कर्मचारियों के साथ, अपने अधीनस्थों के साथ लड़ाई कर लेगा, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा। तो वहां पर क्या करना, वहां पर अब आपको सपोर्टिव बिहेवियर की जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने लीडरशिप में दो व्यवहार की बात की थी, जहां पर हमें एक जगह डायरेक्शन देना है और एक जगह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जिस व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट है या उसको जो है वो बड़ा टेम्पर टाइप का इंसान है, तुरंत हाइपर हो जाता है, लोगों के साथ अच्छे से संबंध बना करके नहीं चलता है, ऐसे कर्मचारियों के साथ आप क्या करेंगे? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाएंगे, उनको उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, उनको उनके अंदर विश्वास पैदा करना है आपको कि नहीं ये सब आपके शुभचिंतक है, मैं आपका शुभचिंतक हूं, ये संस्था आपकी शुभचिंतक है और ये आपका अपना परिवार है। तो वहां पर आपको उसको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक लीडरशिप को काउंसलिंग बिहेवियर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यहाँ पर उसको अपने आदेश और निर्देशों का पावर को दिखाना पड़ेगा। तो ये लो और हाई जब हुई तो यहां पर इस लो हाई के आधार पर जो हमारा मैच्योरिटी, सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी लेवल है, इसकी 4 क्लासेस ड्राइव हुई। अब वो 4 क्लासेस क्या है? यहां पर 4 क्लासेस बनी, हाई, मॉडरेट एंड लो। M1 मैच्योरिटी 1, M2, M3 और M4। अब सबसे पहले क्या है यहां पर, यानी जिसके पास उन्होंने कहा कि लो एबिलिटी एंड लो विलिंगनेस या कमिटमेंट, यानी ये साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को और ये हमारी जॉब मैच्योरिटी को, ठीक है। फिर इसके बाद लो एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, फिर इसके बाद हाई एबिलिटी,
लो कमिटमेंट, और फिर यहां पर क्या है, हाई एबिलिटी और हाई कमिटमेंट। ध्यान रखें कि यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर के कभी कभी जो चीजें हैं वो यहाँ पर इसको विलिंगनेस से भी दिखाया गया है, और जहाँ पर एबिलिटी की बात है वहां पर कभी कभी कॉम्पिटेंस वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है बहुत सारे बुक्स वगैरह में। तो आप वर्ड से डिफाइन नहीं होंगे, एबिलिटी की जगह पर कॉम्पिटेंस वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, और कमिटमेंट की जगह पर विलिंगनेस वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर लो कॉम्पिटेंस, लो विलिंगनेस, लो कॉम्पिटेंस, हाई विलिंगनेस, हाई कॉम्पिटेंस, लो विलिंगनेस और हाई कॉम्पिटेंस, हाई विलिंगनेस शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अर्थात जो हमारा सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी लेवल है, उस सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी लेवल पर बेसिकली दो चीजें हैं, लेकिन जब उन दो चीजों के दो लेवल बनाए गए, हाई और लो, तो उससे हमें चार तरह के वेरिएबल्स मिले, यानी M1 से M2, M1, M2, M3, M4। अब इसको हम इस तरीके से सब कह सकते हैं कि ये क्या है, डेवलपिंग स्टेज है, और ये हमारी क्या है, डेवलप स्टेज। तो डेवलपिंग से डेवलप की ओर, M1 से M2 की ओर हम मूव करते हैं, और यहां पर क्या है, यानी जब हमारा लो एक्सपीरियंस है, यानी जो हमारा न्यू एम्प्लॉय होगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी, और ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, अनुभवी होता है। तो जैसे जैसे हमारी व्यक्ति के यानी एक नया वेला जो कर्मचारी होता है, वो कहीं यहाँ पर M1, M2 के आसपास उसका ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका कार्यकाल बढ़ता है, उसका सर्विस पीरियड बढ़ता है, उसका सेवा काल बढ़ता है, वो धीरे धीरे M1 से M4 की ओर मूव करता है, और एक लेवल पर आकर के हो सकता है कि वो M4 पर एग्जिस्ट करे। अब आपका कर्मचारी M1 से लेकर के M4 पर कहां पर है, इस पर आपको इक्वली लीडरशिप नहीं करनी है। चूंकि ये सिचुएशनल या कंटिजेंसी मॉडल है, तो वही बात यहाँ पर है कि यानी लीडरशिप का कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता, या कोई एक निश्चित लीडरशिप, देयर इज नो बेस्ट वे ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप का कोई एक निश्चित अच्छा तरीका ही नहीं है। अब जिस तरह की सिचुएशंस होंगी, अभी M1 से लेकर के M4 तक की जिस तरह की सिचुएशंस होंगी, हम उस तरीके से, उस परिस्थिति में हमें क्या लीडरशिप करनी चाहिए, ये हमें तब पता चलेगा जब हम अपने लीडरशिप बिहेवियर और ये जो मैच्योरिटी लेवल है, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन देखेंगे। तो हम दो वेरिएबल्स पढ़ चुके, हम लीडरशिप में टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर की बात की, वहां पर भी वो चीजें लो और हाई में होती हैं, और फिर यहाँ पर मैच्योरिटी लेवल या सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी लेवल पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने M1 से लेकर के M4 तक की बात की। M1 क्या है, डेवलपिंग स्टेज है, यानी ये न्यूली या लैक ऑफ एक्सपीरियंस का इंडिकेशन होता है, और जो डेवलप स्टेज होती है, ये हाईली एक्सपीरियंस्ड चीजों का जो अनुभव है, जहां पर व्यक्ति के पास कार्य के बारे में, जॉब की जो रिक्वायरमेंट है या जो काम है, उस काम को करने से संबंधित व्यक्ति के पास कौशल और योग्यता भी पर्याप्त है, और साथ ही साथ उसका उस काम के प्रति उसकी जो जवाबदेही है, उसकी जो मनोवैज्ञानिक परिपक्वता है, जो कमिटमेंट है, वो भी काफी हाई लेवल का है, और उसे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच इंटरैक्शंस की बात करते हैं, एक तीसरे चर पर आते हैं। अब ये ग्राफिकल फॉर्म में है, उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जरा इसको। तो तीसरा पक्ष है रिलेशन बिटवीन लीडरशिप स्टाइल एंड मैच्योरिटी लेवल।
क्लियर? तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लीडरशिप स्टाइल को देखते हैं। चलिए, हमने इधर ये हमारा लो है, इधर ये हाई है। हमेशा की तरह ये हमारा क्या है, टास्क बिहेवियर है। और फिर इधर ये लो हाई है, ये इधर हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिहेवियर। क्लियर? अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें, ये लो हाई, तो यहां पर हम लोगों ने कई दफा इस चीज को ऐसे पढ़ा भी है, चाहे वो ग्रिड मॉडल हो। यहां पर क्या है, दोनों चीजें लो हैं, यहां पर क्या है, हाई लो है। यहां पर क्या है, दोनों हाई हैं, और यहां पर क्या है, लो हाई है। ये सारी चीजें यहां पर चूंकि दोनों चीजें लो है, यानी टास्क बिहेवियर भी लो है, रिलेशनशिप बिहेवियर है, इसके बारे में हम लोगों ने कई दफा चर्चा की। अब हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल क्या है, यहाँ पर हमारा मैच्योरिटी है। दूसरा वेरिएबल है हमारा यहाँ पर मैच्योरिटी, M1, M2, M3 और M4। और ये हमारा क्या है, मैच्योरिटी लेवल है। ये मैच्योरिटी लेवल है। अब अगर हम इसको यहां पर एम्प्लॉय करते हैं तो ये मॉडल कहता है कि जब यहां पर इंटरैक्शन होता है तो इन्होंने चार तरह की लीडरशिप की बात की है। चार तरह के लीडरशिप की बात की है यहां पर। इनका कहना है कि जब हमारा यहां पर मान लीजिए हमारा इसका इंटरैक्शन हुआ, तो यहां पर इनका कहना है कि चार तरह की लीडरशिप बनी यहां पर, S1, S2, S4, S3 और S4। और इसको उन्होंने यहां पर नाम दिया, इसको उन्होंने कहा कि ये टेलिंग, ये सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। इसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको कोचिंग भी कहा गया है कहीं कहीं पर, और इसको सपोर्टिव भी कहा गया है। तो ये तीन चीजें यानी चार चीजें मिलती हैं। अब ये चीजें कब बनती हैं, यानी अब इसको जब हम ऐसे इंटरैक्ट कराते हैं तो इससे जो बना वो हमारा ये बना, इससे जो बना वो ये बना, इससे हमारी ये बनी और इससे हमारी ये बनी। यानी ये जो चार तरह की चीजें हैं, M1, M2, M3, M4, इससे चार तरह की लीडरशिप बनी। उनका कहना है कि जब लीडरशिप स्टाइल और मैच्योरिटी लेवल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इनकी आपसी अंतःक्रिया से, इनके आपसी संबंधों से किसी भी लीडर को या किसी भी मैनेजर को चार तरह की जो लीडरशिप स्टाइल है वो चार तरह की लीडरशिप स्टाइल प्राप्त होती है, S1 से लेकर के S4 तक।
अब S1 यानी टेलिंग, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कहते हैं डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग कब हमें इस्तेमाल करनी होनी चाहिए, या हमें पता ये करना है कि हमें ये लीडरशिप कब प्रयोग करनी है। हमें ये लीडरशिप प्रयोग कब करनी है, जब मैच्योरिटी लेवल क्या होगा, M1 होगा। फिर हमारा दूसरा सेलिंग। अब M1 का मतलब है कि जब हमारे पास लो एबिलिटी एंड लो विलिंगनेस होगी, तो यानी ना कर्मचारी के अंदर योग्यता है, ना काम एकदम नया कर्मचारी है, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पर हाई। आपको यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना था, यहाँ पर ये किस चीज का शीर्षक था, HL का था। यानी आपको ज्यादातर क्या करना है, हाई डायरेक्टिव बिहेवियर, यानी आपको डायरेक्टिव लीडरशिप वहां पर करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर हाई है यहाँ पर। फिर दूसरा, जब हमारे कर्मचारी में, हमारे कर्मचारियों में क्या हो, मॉडरेट मैच्योरिटी लेवल हो। मॉडरेट मैच्योरिटी लेवल में भी क्या हो, यानी जो हमारी एबिलिटी है वो लो है, लेकिन थोड़ा सा वो जो हमारी विलिंगनेस है वो हाई है, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, हमें सेलिंग इस्तेमाल करनी। सेलिंग का मतलब है कि हमें वहां पर उसके साथ दोनों चीजों को क्या करना है, हाई रखना है। हमें वहां पर एक मिक्स लीडरशिप करनी चाहिए, जहां पर हमें डायरेक्टिव ओरिएंटेड लीडरशिप भी करनी है और हमें रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी लीडरशिप करनी है। तो अब जरा हम इनको एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ आप लोगों ने बना लिया, थोड़ा सा स्पष्ट बनाइएगा। अब इसके बाद हम लोग जरा वो S1 से लेकर के, हमने पहली हमारी लीडरशिप S1 मिली, फिर S2 मिली, S3 मिली और S4 मिली। S1 का मतलब था वहां पर टेलिंग, S2 का मतलब था सेलिंग, S3 का मतलब था पार्टिसिपेटिंग और S4 का मतलब था डेलीगेटिंग। ये क्या है, हमारी 4 लीडरशिप स्टाइल है। ये हमारी इससे क्या मिली, हमें 4 स्टाइल मिली। अब इसको हम लोगों ने और भी नाम दिया, हमने कहा कि ये क्या है, डायरेक्टिंग भी है। तो अब ये मॉडल हमें क्या बताता है, ये मॉडल हमें कहता है कि हमें S1 का प्रयोग करना चाहिए। S1 प्रयोग करना चाहिए तब, यानी व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव कब M1 हो, व्हेन सबऑर्डिनेट हैव M1, मतलब लो एबिलिटी एंड लो कमिटमेंट, यही तो था। जब वन सबऑर्डिनेट्स है M1 मैच्योरिटी, और M1 मैच्योरिटी का मतलब है कि जब उनके पास ना तो योग्यता है ज्यादा, योग्यता का स्तर भी कम है, और उनके पास जो उनका साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी लेवल है वो भी कम है। अब इस कंडीशंस में आपको क्या करना है, इस कंडीशंस में आप देखें तो आपको क्या करना है, आप यूज्ड डायरेक्टिव लीडरशिप, यानी आपको संबंध बनाने पर काम नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको डायरेक्टिव लीडरशिप वहां पर करनी है, उनको आपको इंस्ट्रक्शंस देना है, निर्देश देना, क्योंकि अमूमन ये इस तरह की परिस्थितियां कब होती हैं, जब हमारे कर्मचारी नए होते हैं या न्यूली अपॉइंटेड लोग होते हैं, जिनको वर्क कल्चर के बारे में या हमारी कंपनी के, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस के बारे में ज्यादा पता
नहीं होता है। तो जब हम नई भर्ती होती है या नए अपॉइंटेड पर्सन होते हैं तो उनको हमें डील करना है, उनके साथ उनको हमें लीडरशिप करनी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्टिव लीडरशिप करनी चाहिए हमारे जो हर्षे ब्लैंचर्ड मॉडल के अनुसार। तो ये कब होगा, हमें टेलिंग या डायरेक्टिंग लीडरशिप कब इस्तेमाल करनी चाहिए, जब हमारे सबऑर्डिनेट्स क्या हो, M1 मैच्योरिटी लेवल के हो, अर्थात उनका लो एबिलिटी और लो कमिटमेंट लेवल हो। और ये लो एबिलिटी और लो कमिटमेंट कब होता है, जब वो न्यूली अपॉइंटेड होते हैं। क्लियर। फिर आते हैं हम सेलिंग पर। सेलिंग का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब सबऑर्डिनेट्स हैव M2 मैच्योरिटी लेवल। M2 का मतलब क्या है कि हाई एबिलिटी एंड लो कमिटमेंट। हाई एबिलिटी एंड लो कमिटमेंट, नहीं सॉरी, यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, यहां पर हम इसको लो एबिलिटी एंड हाई कमिटमेंट। पहले चूंकि ये जल्दी चीजें आ सकती हैं, एबिलिटी बहुत जल्दी में नहीं आती, तो ध्यान रखें कि M1 का संबंध जो है वो लो एबिलिटी एंड हाई कमिटमेंट से है। यानी हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारे सबऑर्डिनेट्स में क्या होता है, मॉडरेट मैच्योरिटी हो। M2 का मतलब क्या है, M2 और M3 जो है वो मॉडरेट में आते हैं। यानी ये जो हमारी कैटेगरी है दो, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, मॉडरेट का। मॉडरेट का मतलब है एवरेज। तो मॉडरेट मैच्योरिटी लेवल पर ये बात की जा रही है। और मॉडरेट का मतलब है कि उस मॉडरेट में क्या है, जब लो एबिलिटी हो, हाई कमिटमेंट हो। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, सेलिंग करना। सेलिंग का मतलब है कि आपको क्या करनी है, कोचिंग करनी है। यानी आपको कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में यानी हमें मॉडरेट लेवल पर अगर हम बात करें तो यानी वहां पर हाईली डायरेक्टिव बिहेवियर एंड हाईली रिलेशनशिप बिहेवियर को हम मेंटेन करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर हमारा मॉडरेट मैच्योरिटी लेवल का एम्प्लॉइज है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हाई टास्क डायरेक्टिव, हाई डायरेक्टिव एंड हाई रिलेशंस बना करके चलने होंगे। यानी हमें अत्यधिक मात्रा में उनको निर्देश भी देना है और दोनों चीजों को उच्चतम स्तर पर बनाकर रखने की कोशिश करना है। जब हमारे कर्मचारियों में योग्यता कम हो लेकिन कमिटमेंट ज्यादा हो तो हम हमें क्या करेंगे, दोनों चीज को हाई लेवल पर हम मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। यानी हमें इस तरीके की लीडरशिप इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं पार्टिसिपेटिंग पर। पार्टिसिपेटिंग का जो संबंध है यानी वो हमारी S3 है, तो इसका संबंध किससे है, M3 से है। यानी ये भी मॉडरेट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पर अब क्या है, हाई एबिलिटी है और लो कमिटमेंट है। हाई एबिलिटी और लो कमिटमेंट है। जब हमारी यानी हमारा जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी मॉडरेट मैच्योरिटी लेवल पर है। तो अब हमें इस्तेमाल क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है तीसरा सेक्शन का था जहां पर हम लोगों ने हाईली सपोर्टिव बिहेवियर के बारे में बात की बट लो डायरेक्टिव बिहेवियर्स के बारे में बात की। चूंकि एबिलिटी हमें हाई है तो हमें बहुत ज्यादा उसको डायरेक्शंस नहीं देना, लेकिन इस चीज को लो है तो जो चीज लो है हमें उसे हाई करना है। तो यानी हमें यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए ये वाली क्लास। यानी हमें उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के बारे में ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जो चीज कम होगी उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। यानी हमें यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए यूज्ड रिलेशनशिप लीडरशिप। क्यों रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो चीज लो है हमें इसको कंप्लीट
करना है। तो पार्टिसिपेटिंग हमें कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा जो सबऑर्डिनेट्स है वो M3 कैटेगरी में बिलोंग करता है। M3 का मतलब है कि उसके पास एबिलिटी तो है लेकिन उसके पास मैच्योरिटी, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का स्तर कम है। और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को हम कंपनसेट कैसे कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिहेवियर से कर सकते हैं, उसके साथ प्यार से या उसके साथ अंतर्वैयक्तिक मानवीय संबंध बना करके हम उस चीज को पूरा कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेलीगेटिंग में। तो डेलीगेटिंग का संबंध जो है वो हमारा M4 से है। M4 का मतलब है कि जहां पर वो सारी चीजें, यानी उसके पास हाई एबिलिटी है और उसके पास क्या है, हमारे हाई रिलेशनशिप भी है या हाई कमिटमेंट है, तो फिर हमें वहां पर बहुत ज्यादा लीडरशिप करने की जरूरत नहीं है। हमें उनको कार्य उत्तरदायित्व तो छोड़, यानी हमें वहां पर दोनों चीजों को, अपने टास्क बिहेवियर को या डायरेक्टिव बिहेवियर को भी लो रखना है और हमें उनके रिलेशनशिप बिहेवियर को भी लो करना है। यानी इसका संबंध क्या था, इसका संबंध पहली क्लास से था, LL से था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद किया जा सकता है कि इस तरीके से हम यहाँ पर, यानी हमें कुछ इस तरीके की लीडरशिप वहां पर प्रयोग करनी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर उनको इंडिपेंडेंट करना, यानी ऑटोमेसी कर देनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑटोमेसी मेंटेन करनी, स्वायत्त कर देना, क्योंकि उनके पास क्या चीजें हैं, M4 लेवल की मेच्योरिटी, और M4 लेवल पर हमें ज्यादा लीडरशिप करनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा डायरेक्शन नहीं, हमें उनको स्वायत्तता दे देनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दे देना चाहिए। तो बहुत ही इजी मॉडल है, केवल इसमें हमें मैच्योरिटी लेवल को समझना है। मैच्योरिटी लेवल में दो चीजें हैं, हमारी जॉब मैच्योरिटी है और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है। जॉब मैच्योरिटी का संबंध जो है वो कॉग्निशन और स्किल डोमेन से है, और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी का हार्ट से है, इमोशनल एस्पेक्ट से है। जब हम इनको लो और हाई की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमें M1 से लेकर के M4 तक की मैच्योरिटी लेवल्स मिलते हैं, जिसमें M1 सबसे लोवेस्ट है और M4 सबसे हाईएस्ट है। ध्यान रखें कि M1 में दोनों चीजें क्या होती हैं, लो होती हैं, यानी इसमें दोनों चीजें क्या होती हैं, लो होती हैं, मतलब एबिलिटी भी लो होती है, यानी ये जो इसमें कॉग्निशन है वो भी लो है, और इसमें जो हमारा इमोशंस है वो भी क्या है, लो है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें लो और हाई की बात आती है, यानी इसमें कॉग्निशन लो होता है लेकिन इमोशंस क्या होते हैं, हाई होते हैं। और फिर यहाँ पर हाई लो और फिर दोनों चीजें हाई हाई। तो ध्यान रखें कि हमें जब दोनों चीजें LL होंगी, यानी M1 LL होगा, M1 के अंदर दोनों कैटेगरी लो लो पर बिलोंग, M1 का मतलब ही LL दोनों है, यानी लो एबिलिटी लो कमिटमेंट, तो हमें इस तरह की लीडरशिप इस्तेमाल करनी है। जब M2 होगा तो M2 इस चीज का इंडिकेशन है, तो वहां पर इस तरीके की हमें HS तक की लीडरशिप करनी है। M3 है तो वहां पर हाई लो की कैटेगरी है, तो हमें इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल करनी। और जब हम इस तरह की लीडरशिप स्टाइल प्रयोग करते हैं तो उन्हीं को पर्टिकुलर हम S1 से लेकर के S4 तक जो है वो डिवाइड करते हैं। तो S1 का मतलब है टेलिंग, अर्थात हमें डायरेक्टली हर चीज को बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल सेलिंग करनी है, बेचना है, कोचिंग करनी है, अर्थात केवल इंस्ट्रक्शंस देने हैं, बाकी चीजें क्या है वो खुद ही मैनेज कर लेंगे। फिर पार्टिसिपेटिव है का मतलब यहाँ पर आपको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि शामिल होने के लिए ही आप उनके साथ वो जो लो है, जो रिलेशनशिप वीक है, उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको उनके साथ भाग लेना पड़ेगा। और डेलीगेट्स का मतलब यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको उनको सक्षम कर देना है, स्वायत्तता दे देनी है। तो बहुत ही इजी मॉडल है कि किस परिस्थिति में हमें किस तरीके की लीडरशिप एक स्टाइल चुननी चाहिए, किस सिचुएशंस में, किस परिस्थिति में। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा।
बहुत स्पेशल चीजें इसमें नहीं है, केवल टेक्निकली इस चीज को डायग्राम फॉर्म में ही आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। बाकी अगर इससे संबंधित कोई आपकी क्वेरीज हो तो हम उसको अगली क्लास पर कंसिडर करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो इसी मॉडल्स पर बेस्ड आपका जो 3 डायमेंशनल मॉडल है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। वंस अगेन ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच।